बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बायोलॉजी टीचर सलाउद्दीन। आज मैं 10th बायोलॉजी के लास्ट चैप्टर के लास्ट लेक्चर के साथ हाजिर हुआ हूँ और मुझे ये बात आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज मैंने 10th क्लास के जो तमाम 10th बायोलॉजी के जो तमाम चैप्टर्स हैं उनके लेक्चर्स जो हैं वो यूट्यूब पे अपलोड कर दिए हैं। और जो मेरे न्यू स्टूडेंट जो आज पहली बार मेरे इस लेक्चर को देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बाकी जो लेक्चर्स हैं, चैप्टर्स के लेक्चर्स हैं, वो मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं और काइंडली मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दें। तो बात करते हैं बेटा कि फार्माकोलॉजी का चैप्टर लेक्चर नंबर 1 तो हो गया था। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की तरफ कि नशा आवर अद्वियात क्या है बेटा, कि नशा आवर अद्वियात कौन कौन सी होती हैं, उनके असरात क्या होते हैं, उनकी कैटेगरी कौन कौन सी है, तो वो सारी जो वो डिस्कस करते हैं। बात करते हैं बेटा सेडेटिव्स की। सेडेटिव्स बेटा ये वो नशा आवर अद्वियात है जो डायरेक्ट हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर असरअंदाज होते हैं बेटा। दूसरे लफ्ज़ों में यानी हमारी जो सोचें हैं, हमारे जज्बात हैं, ये जाके उसको कंट्रोल करती हैं और उसके बाद जो हमारी सोच विचार के जो उसमें सारा खलल डाल देती हैं। और जब खलल डालती हैं तो उससे जो जैसा कि आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत से लोग स्पेशल जो ये हमने इंडियन मूवीज़ में देखा है कि जब वो टेंशन में होते हैं तो शराब पीना शुरू कर देते हैं। तो शराब पीने से क्या होता है कि वो उनके जहन में जो एक टेंशन होती है, जो एक बात उन्हें बहुत तंग कर रही थी, तकलीफ कर देती है, तो टेंशन की वजह से उनके दिमाग नर्वस सिस्टम पे वो उससे जाके तब्दीली पैदा करती है, तो वो उस टेंशन में नहीं रहते और वो उस परेशानी से दूर हो जाते हैं। तो सेडेटिव जो है वो नशा आवर अद्वियात है। उसके बाद बेटा आती है नारकोटिक्स। बेटा नारकोटिक्स ये वो तेज़ असर रखने वाली ड्रग है कि जो कि फ़ौरन आपके अंदर जो सुकून मुहैया करना होता है वो मुहैया कर देती है। तो नारकोटिक्स जो है मॉर्फिन और कोडीन इनसे बनती है, और मॉर्फिन जो है इनसे क्या बनती है बेटा, हीरोइन, जो कि मशहूर एक मतलब नारकोटिक्स है, चर्स जिसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं, कि ज़्यादातर लोग इसको इस्तेमाल करते हैं सुकून हासिल करने के लिए। तो यही इन्हीं एक पौधा है, पोस्त का पौधा है, उससे ये मॉर्फिन कोडीन हासिल होते हैं और इनसे ये क्या बनती है बेटा, हीरोइन बनती है। उसके बाद आता है बेटा हैलोसिनोजेंस। बेटा हैलोसिनोजेंस बेटा वो ड्रग्स हैं जो सोचों के अदराक और जो यानी आप कह लो कि वो तख्यलाती दुनिया, या दूसरे लफ्ज़ों में आपके नर्वस सिस्टम दिमाग पर कंट्रोल करके आपको और दूसरी सोचों के अंदर ही आपको ले जाते हैं, और जो इंसान होता है वो इनका बिल्कुल आदी हो जाता है और एक अलग ही दुनिया में रहना शुरू कर देता है। तो ये वो अद्वियात हैं हैलोसिनोजेंस बेटा। उसके बाद हशीश आ जाती है, हशीश मैरिजुआना, इसको जो है वो सिगरेट के तौर पर पिया जाता है, यानी इससे आग जलाकर इसका धुआं अपने जिसमें लिया, मुंह में लिया जाता है, तो जिससे जो है वो सुकून हासिल होता है। हशीश मैरिजुआना वो है, और इसके नतीजे में अगर आप हशीश मैरिजुआना का इस्तेमाल करें तो आपको खुशी का एहसास होता है, खुद ब खुद आप हंसना शुरू कर देते हैं, यानी जो लोग टेंशन में हो या इसमें हो तो वो इसके आदी हो जाते हैं। तो ये बेटा ये कैटेगरीज हैं जो नशा करने की कैटेगरी, जिससे एक इंसान जो है वो अपने अंदर सुकून हासिल करता है। लेकिन अगर कोई ज़्यादा मजबूरी हो, जैसा कि कैंसर का दर्द होता है, मुख्तलिफ बीमारियों का ऑपरेशन का दर्द होता है, तो उसको दूर करने के लिए फिर ये नशा आवर अद्वियात दी जाती हैं। अदरवाइज़ इन अद्वियात का इस्तेमाल जो है वो आम रूटीन में इस्तेमाल मना है। तो अगर मेडिकल स्टोर में भी अगर ये मिल रही होती हैं तो डॉक्टर के नुस्खे के मुताबिक दी जाती हैं, ऐसे वे नहीं दी जाती। मुझे आज भी याद है कि मेरे अपने शहर में एक यूँ समझ लो कि हमारे पड़ोसी थे, तो उनके बेटे का एक्सीडेंट हुआ, और एक्सीडेंट होने से उसकी टांग टूट गई। ज़ाहिर बात है टांग टूट गई, उसका ऑपरेशन हुआ, शदीद दर्द होता था, तो उसे यही सुकून आवर इंजेक्शन दिए जाते थे। आज मैं देखता हूँ कि उसकी टांग तो ठीक हो गया है, लेकिन वो दिमागी तौर पर ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके बाद वो उस नशे का आदी हो गया, उसे सुकून हासिल होता था, तो जब वो उस नशे का आदी हुआ, आज उससे वो आदत छूटी नहीं जा रही, और वो जगह जगह पे भीख मांगते फिर रहा होता है कि हमें पैसे दे दो, और वो बहाना पकड़ता है, लेकिन असल में उसमें क्या वो हीरोइन लेनी होती है। तो ये जो अद्वियात, ये ड्रग्स हैं, जब जो बंदा इनका आदी हो जाता है तो उसके लिए उसे छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसकी वजह से उनके फिर मंशात के आदी जो लोग होते हैं उनके सोसाइटी में बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं, क्योंकि जो मंशात के आदी लोग होते हैं, आप देखें
वो किसी भी शहर में किसी कोने में किसी गंदगी वाली जगह पर बैठे वो नशा कर रहे होते हैं, लोग उनको पसंद नहीं करता, कूड़ा क्रिकेट में वो पड़े रहते हैं, साफ़ सुथरे नहीं होते, एक लिहाज से माशरा उन्हें ठुकरा देता है। तो जब माशरा उन्हें ठुकरा देता है तो हम इसे कहते हैं कि ये क्या है, सोशल स्टिग्मा है। तो डॉक्टर्स कहते हैं कि इन लोगों को बहुत तवज्जो की ज़रूरत होती है ताकि इनकी ये नशे की आदत छुड़ाई जा सके, लेकिन बहुत मुश्किल से ये चीज़ होती है। जब वो नशे के आदी हो जाते हैं और घर वाले उन्हें पैसे नहीं देते तो जाहिर बात है फिर वो रॉन्ग वे की तरफ जाएंगे, गलत रास्ता इख्तियार करेंगे, और गलत रास्ता इख्तियार करके वो फिर डाकाज़नी करेंगे, चोरी करेंगे, चकारी करेंगे, कत्ल करेंगे, किसके लिए, पैसों के लिए, उस चीज़ से वो अपना नशा खरीद सकें। तो ये इनके बहुत मसाइल होते हैं नशे के आदी लोगों के लिए। और कहा मेरे नज़दीक कि हर मुल्क में नशे के लोगों की बहाली के एक सेंटर मौजूद हैं, तो ऐसे लोग जो नशे के आदी हैं उन्हें उन नशे के आदी लोगों की बहाली के सेंटर में भेज देना चाहिए ताकि वो नशे से अपना छुटकारा हासिल कर सकें। तो अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि है अद्वियात का एक हिस्सा जिसे हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं बेटा। अच्छा बेटा, एंटीबायोटिक्स वो हैं जो मैंने आपको बताया था, एंटी यानी मुखालिफ, बायोटिक्स यानी जानदार, यानी वो अद्वियात जो किसी जानदार के मुखालिफ हों। ठीक है, अब यूँ बताऊँ आपको कि जो बैक्टीरिया होते हैं अक्सर हमें हमारे जिस्म में अंदर जो बीमारियाँ पैदा होती हैं वो बैक्टीरिया की वजह से होती हैं। तो इस वजह से फिर ऐसी अद्वियात बनाएगी जो इन बैक्टीरिया को मारती हैं, तो वो एंटीबायोटिक है, यानी बैक्टीरिया जानदार है तो बैक्टीरिया के मुखालिफ होगी, तो एंटीबायोटिक यानी बैक्टीरिया के मुखालिफ अद्वियात जो हैं वो बनाई गई जिन्हें हम एंटीबायोटिक्स का नाम देते हैं। अब एंटीबायोटिक्स जो है बेटा दो तरह की होती हैं। एक एंटीबायोटिक वो होती हैं जो जाकर बैक्टीरिया को मार देती हैं, बैक्टीरिया को किल कर देती हैं, तो उनको हम बैक्टीरिसाइडल कहते हैं। और एक एंटीबायोटिक्स वो होती हैं बेटा जो बैक्टीरियोस्टेटिक होती हैं, बैक्टीरियोस्टेटिक यानी जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को जाकर रोक देती हैं। क्योंकि आपको पता है कि हमारे जिस्म में जब जरासीम दाखिल होता है तो वो बीमारी फैलाने से पहले 10-15 दिन लेता है। क्यों लेता है? क्योंकि एक जरासीम हमारे जिस्म के अंदर बीमारी पैदा नहीं कर सकता, जब वो लाखों की तादाद में पहुंचता है फिर जाकर वो हमारे जिस्म के अंदर बीमारी पैदा करना शुरू कर देता है और उस बीमारी के अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है। तो अगर आपके जिस्म में जरासीम दाखिल हो गए हैं तो अगर हम यही एंटीबायोटिक बैक्टीरियोस्टेटिक अगर आपके जिस्म के अंदर डाल दें तो वो जाके उस बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देंगे। जब बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाएगी तो वो उस तादाद में नहीं पहुंच सकेगा जिससे बीमार कर सके, और नतीजे में हम बीमार नहीं होंगे। तो दो तरह के एंटीबायोटिक्स जो हैं वो मैंने बताई हैं, इसके ना उनकी टाइप्स हैं। कुछ एंटीबायोटिक जो हैं वो सेफलोस्पोरिन्स हैं। सेफलोस्पोरिन का काम क्या होता है कि जब इसको बैक्टीरिया के ऊपर अप्लाई किया जाता है तो वो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है, जो उसकी बैरूनी दीवार होती है, उसको जाके रोक देती हैं। जब जाहिर बात है बैक्टीरिया की सेल वॉल ही नहीं बनेगी तो उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ा नहीं रहेगी और वो मर जाएंगे। उसके बाद एक और है टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन वसीउल अमल है, यानी बहुत सारे बैक्टीरिया पर असरअंदाज करती है। ये क्या करती है? ये बैक्टीरिया की जो प्रोटीन होती है उसको बनने से रोकती है। अब बैक्टीरिया की जब प्रोटीन बनेगी बैक्टीरिया सर्वाइव कैसे कर सकता है? बैक्टीरिया मर जाएगा। इस तरीके से सल्फर ड्रग्स हैं बेटा, ये भी बैक्टीरियोस्टेटिक हैं। टेट्रासाइक्लिन भी बैक्टीरियोस्टेटिक है, सल्फर ड्रग भी बैक्टीरियोस्टेटिक है। तो सल्फर ड्रग क्या करती है? बैक्टीरिया का फोलिक एसिड बनाने में रुकावट होती है। तो जब बैक्टीरिया का फोलिक एसिड नहीं बनता बैक्टीरिया नुमाई नहीं कर पाते। तो इसके इन्हीं एंटीबायोटिक के जरिए यही एंटीबायोटिक जो होते हैं वो अक्सर डॉक्टर जो है आपको नुस्खे में लिख कर प्रिस्क्रिप्शन में लिख कर दे देते हैं। तो इन्हीं के जरिए हम बैक्टीरिया को, हमारा जिस्म को बैक्टीरिया को मार देता है जिससे हम सेहतयाब हो जाते हैं। अब मसला ये हो रहा है कि डॉक्टर्स ये कहते हैं कि ये जो एंटीबायोटिक्स हम इंसानों को दे रहे हैं अब इनके खिलाफ बैक्टीरिया के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ा पैदा होती जा रही है, यानी अब यही एंटीबायोटिक बैक्टीरिया पर असर ही नहीं कर रहा है और हमें फिर ज़्यादा हाई पावर की, हाई पोटेंसी की एंटीबायोटिक देनी पड़ती है। इसके पीछे रीज़न क्या है? तो मेरा डॉक्टर्स ये कहते हैं कि इनका एक तो बेदरेग इस्तेमाल और दूसरा डॉक्टर के नुस्खे के बताए अमल के बगैर जो है इस्तेमाल, ये बहुत नुकसान दे रहा है। कहते हैं कि अगर किसी घर में कोई एमबीबीएस ना हो तो वैसे भी हर घर में एक डॉक्टर मौजूद होता है, तो वो बताता है ये दवाई खा लो, वो कर लो, फलां कर लो, ये कर लो। लेकिन असल मेन चीज़ ये होती है कि डॉक्टर को ज़्यादा पता होता है और डॉक्टर आपको ये कहता है कि आप डॉक्टर के पास नुस्खा लेके जाएं तो वो कहते 3 दिन बाद आना है। दरअसल वो एक कोर्स होता है। हम क्या करते हैं, दवाई लें, एक दिन में ठीक हो गया, उसके बाद दवाई लेना छोड़ देते हैं। नतीजे में फिर वो बैक्टीरिया मजीद पावरफुल हो जाते हैं, उनके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त ज़्यादा हो जाती है। फिर वो दवाई जब हम दोबारा खाएं तो उस दवाई का उनके ऊपर असर ही नहीं होता। यानी इसका मतलब है कि उनके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा होगी उस दवाई के खिलाफ।
तो जब हम गलत तरीके से अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं, बेदरेक तरीके से अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर उन बैक्टीरिया के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा होती जा रही है। तो इसे अवॉइड करना चाहिए, डॉक्टर के बताए नुस्खे के मुताबिक अद्वियात इस्तेमाल करनी चाहिए, ताकि उनके जिस्म पर, आपके जिस्म पर उसके असरात इतना ज़्यादा ना हो। उसके बाद बेटा हम बात करते हैं वैक्सीन की। वैक्सीन का मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, आज भी बता देता हूँ कि वैक्सीन दरअसल कमज़ोर किए गए पैथोजेंस होते हैं, बीमार जरासीम होते हैं, जो जरासीम जो बीमारी पैदा करते हैं, वो उनको कमज़ोर कर दिया जाता है। अब वो जो कमज़ोर हो गए जरासीम, अब वो जिस्म वो बीमारी पैदा करने के अहल तो ना रहे। अब आपको पता है कि हमारे जिस्म के अंदर अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर क़ुव्वत मुदाफ़अत रखी है। जब कोई जरासीम हमारे जिस्म में दाखिल होता है तो हमारा जिस्म फ़ौरन उनके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देता है। वो जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो जाकर उस जरासीम को मार देती हैं। अब वैक्सीन के ज़रिए हम कमज़ोर किए हुए पैथोजेंस हमारे जिस्म के अंदर डालते हैं, तो हमारा जिस्म समझता है कि ये दुश्मन आ गया, इसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाए। जब वो एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं तो जब उन्हें मारते हैं तो वो तो पहले वो मरे हुए होते हैं, तो एंटीबॉडीज़ हमारे जिस्म में फिर जिंदा रहती हैं, हमारे खून में और जिस्म में मौजूद रहती हैं। फिर जब वही जरासीम, ताकतवर जरासीम जब हमारे जिस्म में दाखिल होता है तो ऑलरेडी उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनी हुई हैं, लिहाजा फिर जब एंटीबॉडीज़ के खिलाफ बनी हुई तो वो जाके उसे फ़ौरन मार देती हैं, इससे पहले कि अपनी तादाद बढ़ाए बीमारी पैदा करे, वो पहले मर जाता है। तो ये जो तरीक़ाकार है इसे हम क्या कहते हैं बेटा, वैक्सीनेशन कहते हैं, और वो जो कमज़ोर किए गए पैथोजन के नाम वैक्सीन कहते हैं बेटा। तो वैक्सीन दरियाफ्त कैसे हुई थी बेटा? एक साइंसदान था एडवर्ड जेनर, उसने क्या किया था कि उसने तजर्बात किए थे कि जो गाय को, एक गाय थी उसको चिचक की बीमारी थी, जो जिस्म पर दाने बनना था उसमें से पीप निकलती रहती है। तो उसने क्या किया कि वही पीप इंजेक्शन में लेके एक बच्चे के जिस्म में दाखिल कर दी, तो अब बच्चा बीमार नहीं हुआ। फिर उसने क्या किया कि जिंदा जरासीम जो है वो डाले चिचक के, जिंदा वायरस डाला चिचक का उस बच्चे के अंदर, तो बच्चे के अंदर वो बीमारी के अलामा ज़हर नहीं हुए। तो इससे एडवेंचर ने यह अंदाज़ा निकाला कि जो हमने पीप है उसके अंदर मरे हुए जरासीम होते हैं, वो जब जिस्म के अंदर डाले तो उनके खिलाफ जब बच्चे के जिस्म के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा होगी, और जब क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा होगी तो जब जिंदा वायरस हमने उसके अंदर मुंतकिल कर दिया तो उन एंटीबॉडीज़ ने क़ुव्वत मुदाफ़अत से जाके मार दिया, जिस वजह से वो बच्चा जो है वो महफूज रहा बीमारी से। तो यहाँ से वैक्सीन की दरियाफ्त शुरू हुई थी और आज वैक्सीन दुनिया भर में इस्तेमाल हो रही है। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई पॉइंट समझ ना आए तो मुझसे आप कमेंट्स में क्वेश्चन कर सकते हो, अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।